नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत से जुड़ी एक बड़ी ख़बर से, बड़ी डेवलपमेंट की तफसीलात से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और ये डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं जिनकी हेडलाइंस या टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली ख़बर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने आज एक बड़ा फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला नाज़रीन ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो रिफ़ाइनरीज़ हैं उनकी अपग्रेडेशन से मुतल्लिक $6 बिलियन की जो पॉलिसी है उसकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पे मंजूरी दे दी है। अब ये जो नई पॉलिसी हुकूमत की तरफ से बनाई गई है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, रिफ़ाइनरीज़ की अपग्रेडेशन के हवाले से, इसका मकसद ये है कि खलीजी ममालिक के जो सरमायाकार हैं, एक तो उनको अट्रैक्ट किया जाए कि वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, और दूसरा जो स्ट्रेटेजिक ज़खायर हैं पाकिस्तान में पेट्रोल के, डीज़ल के, उन ज़खायर को भी जो है वो स्ट्रेंथन किया जा सके। और ये पॉलिसी जो हुकूमत की तरफ से मुतारफ़ करवाई गई है, हुकूमत की तरफ से जिस पॉलिसी की मंजूरी दी गई है, माजी में जो पेट्रोलियम पॉलिसी बनी थी 2023 की, उसमें दरअसल जो है ये अमेंडमेंट हुकूमत की जानिब से की गई है। और इस अमेंडमेंट का मकसद जहाँ सरमायाकारों को जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए राग़िब करना है, वहीं इस पॉलिसी के ऑपरेशनल होने से पाकिस्तान का जो दरामदी तेल पर जो इन्हिसार है वो डिपेंडेंसी भी पाकिस्तान की कम होगी। जो रिफ़ाइनरीज़ हैं उन्हें जदीद बनाया जाएगा, उनमें इनोवेशन लाई जाएगी और उन रिफ़ाइनरीज़ को माहौल दोस्त पैदावार के लिए भी जो है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये तो हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, $6 बिलियन की पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक जो है रिफ़ाइनरी से मुतल्लिक एक पॉलिसी हुकूमत ने दी है। लेकिन जो एक और फ़ैसला था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का डेली बेसिस पर डिटर्मिनेशन का, उसमें जो एक बात मैंने नोट की है कि जब से ये नई पॉलिसी के डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की डिटर्मिनेशन की जाएगी, पेट्रोल और डीज़ल की कीमत ₹4, ₹5 या ₹8 तक बढ़ रही थी। अब चूँकि जो जंग बंदी हुई है, आर्जी जंग बंदी हुई है, अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमले रोके गए हैं, ईरान की तरफ से जवाबी हमलों को रोका गया है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो अच्छी खासी कम हुई हैं। तो ये बात नोट की जा रही है कि उस तनासब से जिस शरह से इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई हैं, उसका जो फ़ायदा है वो आवाम को पास ऑन नहीं हो रहा है। तो ये एक जो फैक्ट है वो भी आपके सामने हमने रखना था। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं। पहले तो PTI में जो एक बड़ी तब्दीली नोट की गई है और वो तब्दीली इमरान खान की पॉलिसी से इनकार भी आप उसको कह सकते हैं। लेकिन उस तब्दीली की ख़बर की तफसीलात पे आने से पहले आप जानते हैं कि आज मंगल का दिन, बानी PTI इमरान खान से मुलाकातों का दिन, लेकिन किसी PTI के रहनुमा की जो लिस्ट अडयाला जेल की इंतज़ामिया को दी गई थी, किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। बुशरा बीबी साहिबा से उनकी जो भाभी हैं महनुन्निसा, उनकी मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहिबा के साथ मुलाकात करवाई गई है। लेकिन जो मुलाकात के लिए PTI के रहनुमा वहाँ पे पहुँचे थे, जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब PTI के चेयरमैन हैं, इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान साहबा, नौरीन खानम साहबा, उन्होंने मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू नाज़रीन बड़ी अहम है। सबसे पहले तो अलीमा खान साहबा की बात कर लेते हैं, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के जो शहरों का, मुख्तलिफ़ इलाकों का जो उन्होंने विज़िट किया, ये विज़िट के लिए उन्हें जो PTI के कारकुनान हैं उनकी तरफ से कहा गया था और वो ये विज़िट करने के लिए कारकुनान के कहने के ऊपर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ शहरों में गई थी। अब अलीमा खान साहबा कहती हैं कि मेरा वहाँ पर जो है लोगों ने बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ इस्तकबाल किया, मुझे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से बड़ा प्यार मिला। लेकिन साथ में अलीमा खान साहबा मीडिया से अपील कर रही हैं कि मौजूदा हालात में जो उनका खैबर पख्तूनख्वा का दौरा था वो सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा फ्लैश हुआ,
بہت زیادہ کوریج سوشل میڈیا پہ ملی، لیکن نیشنل میڈیا نے میرے اس خیبر پختونخوا کا جو دورہ ہے اس کو کور نہیں کیا، اس کو رپورٹ نہیں کیا۔ تو وہ صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے رپورٹر سے کہہ رہی تھیں کہ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے، اور اگر آپ سٹینڈ لیں گے تو پھر آپ کے مالکان بھی سٹینڈ لیں گے۔ یعنی وہ بلیک آؤٹ کی بات کر رہے تھے کہ میڈیا کے اوپر مکمل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا بلیک آؤٹ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے نورین خانم صاحبہ، انہوں نے بھی میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، لیکن ان کی گفتگو کیا تھی اس پر آنے سے پہلے نورین خانم صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ تھا پچھلے دنوں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، اس انٹرویو پر، اس پوڈ کاسٹ پر این سی سی آئی نے ان کو نوٹس دے کے سمن کیا تھا۔ 20 جولائی کو بلایا تھا، پھر 22 کو، پھر 27 کی تاریخ دی گئی، لیکن کسی بھی پیشی پہ یا جو نوٹس تھا نورین خانم صاحبہ این سی سی آئی کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ ہوا ہے کہ این سی سی آئی کی طرف سے نورین خانم کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور اس مقدمے کی ایف آئی آر میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست اور اداروں پہ الزام لگایا گیا نورین خانم صاحبہ کی طرف سے، ریاست اور اداروں پر جو عوام کا اعتماد ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، مارکہ حق میں جو افواج پاکستان کی کامیابی تھی اس کو نورین نیازی صاحبہ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں جھٹلانے کی کوشش کی اور منفی تاثر عوام میں پیدا کرنے کی کوشش کی، بار بار بلانے پہ پیش نہیں ہوئی، تو لہٰذا ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ مزید اس سلسلے میں جو سہولت کار ہیں، جو اس معاملے سے جڑے جو دیگر ایلیمنٹس ہیں، ان سے متعلق این سی سی آئی کی ایف آئی آر میں کہا گیا ہے، این سی سی آئی کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش جو ہے اس معاملے پہ جاری ہے۔ اب اڈیالہ جیل کے باہر نورین خانم صاحبہ موجود تھیں، انہوں نے میڈیا کے ساتھ جب ٹاک کی تو وہاں پہ سوال ہوا کہ خیبر پختونخوا میں تو بڑا آپ کا استقبال ہوا، احتجاج کی کال بھی آپ نے دے رکھی ہے، لیکن اڈیالہ جیل کے باہر جب ملاقات کا دن ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ نہیں پہنچتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ نورین خانم صاحبہ نے کہا کہ مجھے وجہ تو معلوم نہیں، لیکن یہ جو لوگ اپنا ایم این اے بنے ہیں، لیڈر بنے ہوئے ہیں، سیاسی رہنما بنے ہوئے ہیں، انہیں عمران خان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے، عمران خان نے ان کو سیاسی لیڈر بنا دیا، دیگر سیاسی جماعتوں نے انہیں پوچھنا بھی نہیں تھا، لیکن عمران خان کی وجہ سے یہ آج سیاسی لیڈر بن گئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ گھروں سے نکلیں، اڈیالہ جیل آیا کریں، اور جو لوگ آتے ہیں صرف وہی آتے ہیں، کارکنان آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں آتے، اور ان کو گھر سے نکلنا چاہیے، اور اگر یہ گھر سے نہیں نکلیں گے تو ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ نورین خانم صاحبہ کا کہنا تھا۔ لیکن ناظرین تبدیلی کیا آئی ہے، جو ایکچوئل سوال ہے، جو خبر ہے، اب آپ جانتے ہیں خبر کی ڈیٹیل پہ آنے سے پہلے کہ عمران خان صاحب کی ایک پالیسی رہی ٹی ٹی پی کے حوالے سے، تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوئے ہیں، یہ ناراض ہیں ریاست پاکستان سے، تو ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، ان کی ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے، ان کی آباد کاری ہونی چاہیے، لیکن ریاست کا موقف یہ تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت، کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تو خان صاحب کے موقف میں اور ریاست کے موقف میں ایک بڑا واضح جو ہے وہ فرق نظر آتا تھا، اور عمران خان صاحب اپنے پوزیشن پہ ہمیشہ مصر رہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، خان صاحب کی اس وقت رائے کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، کیونکہ عرصے سے پارٹی کے کسی شخص کی، رہنما کی یا مرکزی قیادت کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تو جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گور علی خان صاحب، ان کا آج ایک بیان سامنے آیا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، جس میں بیرسٹر گور کا یہ کہنا تھا کہ کسی صورت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک طالبان کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ جہاں جہاں پہ ٹی ٹی پی کے یہ لوگ موجود ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، یعنی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ افواج پاکستان کے جو انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہیں اس کو سپورٹ کر رہے تھے جناب بیرسٹر گور علی خان صاحب۔ تو عمران خان صاحب کی پالیسی سے ہٹ کے جو بیان دیا گیا ہے پارٹی کے چیئرمین نے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، مذاکرات نہیں ہو سکتے، یہ انسان نہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی کو ہم مکمل سپورٹ کرتے ہیں، اور ٹی ٹی پی کو پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی سپورٹ جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں سیاسی وکٹوں کی، سیاسی کھلاڑیوں کے کلین بولڈ ہونے کی۔ ناظرین آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا، میرپور ڈویژن میں رزلٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔
मुस्तफा नवाज़ ने 13 में से 9 नशिस्तें जीत ली हैं और पीपल्स पार्टी को सिर्फ 4 नशिस्तें मिली हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पहले मरले का जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ है उसमें नून लीग ने क्लीन स्वीप कर दिया है, लेकिन मजमूई तौर पे जो सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में तकसीम हुई हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या जो कश्मीर की लोकल मकामी जो सियासी जमातें हैं वो कोई सीट भी हासिल नहीं कर पाई हैं। लेकिन इन नताइज पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शदीद रिजर्वेशन का इजहार किया है और धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। अब बिलावल ज़रदारी ने जहां धांधली का इल्ज़ाम लगाया वहीं उन्होंने रियासत से एक अपील भी की है। लेकिन बिलावल साहब के बयान के कंटेंट्स पे आने से पहले इस इलेक्शन में बड़े बड़े जो बुर्ज हैं, बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, वो अपनी सीटें जो है वो रिटेन नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे अनवारुल हक साहब, वो अपनी सीट हार गए हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़। उसके बाद चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो भी अपनी सीट हार गए नून लीग के मुकाबले में। और फिर एक साबिक वफाकी वज़ीर जावेद इकबाल साहब, आज़ाद कश्मीर के बड़े सियासी खिलाड़ी थे, वो भी अपना इलेक्शन नहीं जीत सके और वो भी अपनी सीट हार गए। और ये तीन खिलाड़ी जहां हारे हैं, शिकस्त से दुचार हुए हैं, वहीं मुस्तफा नवाज़ के 5 नए उम्मीदवार, जिसमें राजा रियासत हैं, जिसमें उमर नईम हैं, जिसमें राजा आसिफ हैं, जिसमें राजा अयाज़ हैं, चौधरी रज़ाक हैं, ये नए कैंडिडेट थे, नए उम्मीदवार थे। मुस्तफा नवाज़ ने टिकट दिया और ये अपने जो हलके हैं वहाँ पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इस नून लीग की कामयाबी पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से ये कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे डाका डाला गया है। लेकिन बिलावल ज़रदारी साहब का ये भी कहना है कि रियासत को ये फ़ैसला करना है कि वो अवाम के साथ खड़े हैं या फिर वो मुस्तफा नवाज़ के साथ हैं। अगर उन्हीं के अल्फाज दोहराए जाएँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, तो वो ये कह रहे हैं कि रियासत ने देखना है कि कौमी मफाद के साथ रियासत खड़ी है या फिर नून लीग के मफाद के साथ खड़ी है। अब रियासत को मुखातिब करना बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से, इसको अगर मैं डी कोड करूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी आप तस्दीक़ कर सकते हैं, तो रियासत में तो फिर बिलावल ज़रदारी साहब जो हैं वो दरअसल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से अपील कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और शायद वो अपनी बात में ये पैगाम भी दे रहे हैं कि चलें, पहले मरले का जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ जिसमें नून लीग जीत गई, लेकिन जो दूसरे मरले का इलेक्शन है कोटली डिवीज़न का या रावलाकोट डिवीज़न का, मुजफ्फराबाद डिवीज़न का, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो कामयाबी मिलनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो हिस्सा मिलना चाहिए। और साथ में बिलावल ज़रदारी साहब ने भी कहा कि जो हमारी पार्टी के मुफाहमती पॉलिसी है उसे रियासत को तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? 9 सीटें आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जीतने के बाद नून लीग का मौक़िफ़ ये है, जो राना सनाउल्लाह साहब ने, अमीर मकान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो मैंडेट है जो आवाम की तरफ से उन्हें दिया गया है, उस मैंडेट को तस्लीम किया जाए। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।